is Arya Ananda Powar and I got 96.5 percentile in NEET and recently I got selected for the MBBS college. सबसे पहले तो आर्या बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप नीट में सिलेक्टेड हो गए हो MBBS के लिए। तो आर्या हमें आप अपने कुछ नीट जर्नी के बारे में अगर बता सकते हैं और कैसे आपको आनंद कोचिंग क्लासेस से गाइडेंस मिला, इसके बारे में अगर आप हमें कुछ समझा सकते हैं तो ज़रा बताइए। मैंने आनंद कोचिंग क्लासेस 12 साल पहले ज्वाइन किया था एंड उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दी है एंड मोस्ट ऑफ मैंने 1st to 10th में मैंने बहुत सारा हार्डवर्क किया था, जो कि नीट के जर्नी में मुझे और ज़्यादा एफर्ट्स डालने नहीं पड़े क्योंकि मुझे वो आदत हो गई थी हार्ड वर्किंग की वगैरह। सो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे 8th स्टैंडर्ड में ही मेरा काउंसलिंग वगैरह कराया था एंड तभी मुझे ऐसे लगा था कि हाँ, एंड तभी मेरा फिक्स हुआ था कि मुझे डॉक्टर बनना है। सो उसके बाद मैंने उसके रिलेटेड सर्च किया कि कैसे बनते हैं डॉक्टर, कौन सी एग्ज़ाम देनी पड़ती है, क्या उसका क्राइटेरिया रहता है वगैरह, वो सब मैंने फाइंड आउट किया एंड वो सब होने के बाद मुझे लगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। सो मैंने डिसाइड किया हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है। सो उसके बाद मैंने उसकी तैयारी भी स्टार्ट की एंड फाउंडेशन क्लासेस भी स्टार्ट हुए थे, लेकिन कोरोना के वजह से थोड़ा ये हुआ, बट मैंने घर पे अपना चालू किया था, लेकिन उतना मुझे सपोर्ट नहीं मिला था क्योंकि क्लासेस वगैरह नहीं चालू थे। मैं ऑनलाइन थोड़ा बहुत देखती थी तो इतना मुझे नहीं था वो याद। एंड एग्जैक्ट मैंने जो नीट की तैयारी स्टार्ट की वो 11th के बाद से, जो भी मुझे गाइडेंस मिला एंड वो प्रॉपर टीचर्स का सपोर्ट रहता है वो मुझे एग्जैक्ट 11 के बाद मिला। सो एक बार तभी मैंने जो तैयारी स्टार्ट की वो मैंने फिर रुकनी नहीं दी, कंसिस्टेंटली वो मैं हर दिन फॉलो करती थी, जो भी टीचर्स वगैरह मुझे गाइड करते थे एंड दैट्स ऑल। मीन्स ऐसे ही मैं करते गई एंड मेरा परफॉर्मेंस भी और अच्छा होते गया एंड उससे मुझे और मोटिवेशन मिलते गया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। देन मेरे मार्क्स और बढ़ते गए एंड मिस्टेक्स जो भी मैं करती थी वो और कम होते गए। सो अरे आपने नीट में तो काफी अच्छा स्कोर कर लिया है, क्या आप बता सकते हैं आपके 10th में क्या परसेंटेज थे और 12th में क्या थे? सर मुझे 10th में 95% मिला एंड इन द 12th आई गॉट 87%। अरे ये नीट का जो एग्जाम है ये टफेस्ट एग्जाम है फॉर टू बी ए MBBS। तो लगभग क्या हर दिन का मतलब हर दिन क्या इफेक्टिव आवर्स होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के लिए ताकि ये गोल वो पा सके? तो मेरे हिसाब से तो 7 to 8 आवर्स एक स्टूडेंट को अपने सेल्फ स्टडी के लिए देना चाहिए बिसाइड्स अटेंडिंग लेक्चर्स, बिकॉज लेक्चर्स ही नीट एस्पिरेंट के लिए 7 to 8 आवर्स तक जाते हैं। तो उसके बाद भी उसको 7 से 8 घंटा निकालना चाहिए सो दैट उसका सेल्फ स्टडी ज्यादा इफेक्टिव हो एंड ऑल्सो सेल्फ स्टडी ज्यादा मैटर करेगा उसके। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से हर दिन 7 से 8 घंटा तो पढ़ना ही है। हाँ। ठीक है। अच्छा आर्या, मुझे ये बताइए कि 7 से 8 घंटा हर दिन पढ़ना इज नॉट अ इजी टास्क। तो मुझे बताओ हर दिन अगर 7 से 8 घंटा पढ़ना है, ये कंसिस्टेंसी आप कैसे रखते थे? तो मैं एग्जैक्ट 7 to 8 ये नंबर पकड़ के तो नहीं पढ़ती थी, बिकॉज वो फिर एक अलग ही प्रेशर रहता है दिमाग में कि हाँ इतने आवर्स मुझे पढ़ना ही है करके। तो वो मैं नहीं इतना दिमाग में रखती थी। मैं एक बार स्टार्ट करती थी, देन कभी कभार तो 7 to 8 आवर्स के ज्यादा भी मैं पढ़ लेती थी एंड कभी कभी उससे 1 घंटा कम भी हो जाता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्टिव स्टडी ज्यादा मैटर करता है रेदर देन हम कितने घंटे पढ़ते हैं। अगर मैंने वही अगर 5 to 6 आवर में वो पढ़ लिया जो कि मैं 7 और 8 घंटे में पढ़ सकती थी तो वो अच्छा ही है। और अगर मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है पढ़ते वक्त, मीन्स ज्यादा कंसंट्रेशन वगैरह हो रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो मैं कभी कभार मेरे आवर्स बढ़ा भी देती थी। अच्छा अरे मुझे एक चीज बताइए कि जैसे ऑन एन एवरेज मतलब ऐसा लग रहा है आपकी बातों से कि 7 से 8 घंटा कभी ज्यादा कभी 1-2 घंटा कम हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्टिव मतलब इफेक्टिव स्टडी होना चाहिए। yes. पर ऑन एन एवरेज अगर मैं निकालूं तो मतलब 7 से 8 घंटे के आसपास ही आ रहा है कि पढ़ना पड़ेगा ऑन एन एवरेज डेली। मतलब कभी वो 6 होगा तो कभी 12 भी हो सकता है, पर एवरेज निकाले तो 7 से 8 घंटा हो। पर हर दिन इतना घंटा पढ़ना मतलब ऐसे तो 3 महीना 6 महीना वही चीज करते रहने में स्टूडेंट्स में फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, परेशानी आ सकता है, डिप्रेशन की मुझे बार बार यही चीज करना है। तो अपना फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन इसके लिए आप क्या करते थे? ये मीन्स बहुत नॉर्मल है कि एक स्टूडेंट को डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन आना, बिकॉज ये बहुत लंबी जर्नी है एंड इसमें ये थोड़ा बहुत आना इज ओके। तो मुझे अगर डिप्रेस नहीं तो फ्रस्ट्रेट फील होता था, सो मैं सर से बात करती थी, जो भी मेरा प्रॉब्लम रहेगा वो मैं शेयर करती थी एंड उन्होंने सॉल्यूशन देने के बाद भी थोड़ा बहुत अंदर से जब तक मैं पूरा फ्रेश माइंडेड नहीं फील करती तब तक मैं थोड़ा और अलग एक्टिविटीज में मेरा माइंड डाइवर्ट कर देती थी। आप अपने कुछ एक्टिविटीज के बारे में हमें बता सकते हैं? एक्टिविटीज जैसे कि मैं एक्सरसाइज करती थी, एटलीस्ट दिन में मैं 1 घंटा, नहीं तो कभी कभार ज्यादा अगर स्टडी वगैरह रहेगा तो हाफ
हाफ आवर तो एटलीस्ट मैं करती थी। एंड ऑल्सो समटाइम्स मेरे कजिन्स के साथ मैं इंडोर गेम्स खेलती थी, जैसे कि चेस, कैरम हो गया, एक्सेट्रा। अरे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जो तीनों सब्जेक्ट है, इसकी बैलेंसिंग कैसे की? सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनमें से फिजिक्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को, बट पर्सनली मुझे उतना डिफिकल्ट नहीं लगता था, बिकॉज मैंने हर एक सब्जेक्ट को एक सीखने की टेक्निक थी वो मैंने पकड़ ली थी। एंड उसके हिसाब से मैं हर एक सब्जेक्ट को उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं सॉल्व करती थी। अरे तो हमें बताइए, फिजिक्स में जो सब्जेक्ट टीचर्स का रोल था, जैसे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए फैकल्टी का क्या इम्पैक्ट रहा? जैसे कि मुझे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने की एक स्ट्रेटेजी पता थी, वो बताने के लिए भी एक अच्छे टीचर्स होने चाहिए, जो कि मुझे आनंद कोचिंग क्लासेस से मिले। जैसे कि फिजिक्स के लिए मुझे पवन सर पढ़ाने के लिए थे, एंड वो हर एक टॉपिक जब भी पढ़ाते थे मुझे वो फिर से घर पे जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो ड्यूरिंग क्लासेस में ही वो इतना परफेक्टली वो सिखाते थे, एंड उससे रिलेटेड समवट क्वेश्चंस भी पढ़ाते थे। मुझे बस घर जाके इतना ही काम था कि उस टॉपिक से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना एंड उस टॉपिक को टाइम टू टाइम रिवाइज करना बस। केमिस्ट्री हमें आनंद सर पढ़ाते थे, उसमें भी सब टॉपिक्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जनों को डिफिकल्ट जाता है, बट पर्सनली मुझे उतना डिफिकल्ट नहीं गया, क्योंकि हमें आनंद सर ने डे 1 से ही बता के रखा था कि सारे रिएक्शंस एज अ शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके रखना एंड उसको बार बार रिवाइज करते रहना, जो कि मैं फॉलो करती थी। एंड एट द लास्ट ऑफ द एग्जाम मुझे वो सब बहुत हेल्प किया। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी फॉर्मूलाज के, वही मैं बस रिवाइज करती थी एंड मेरे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते थे। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने एनसीईआरटी रेफर की थी मोस्ट ऑफ, उसको मैं बार बार पढ़ती थी सो दैट वो जो भी स्टेटमेंट्स है वो एज अ मेमोरी स्टोर हो जाए माइंड में। देन फॉर बायो हमें अनिकेत सर एंड राहुल सर पढ़ाते थे। एंड फॉर बायो एनसीईआरटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उस एनसीईआरटी में भी जो हर एक लाइन्स रहती है, उन लाइन्स को कैसे खोलना चाहिए, उन लाइन्स का एग्जैक्ट मीनिंग कैसा है, एंड वो लाइन्स एज अ क्वेश्चन हमें कैसे पूछे जाएंगे, वो सब उन्होंने मुझे बताया। एंड उस एनसीईआरटी की बुक में से एक चैप्टर में से भी कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नीट में, वो हमें वो सर बताते थे। एंड लेक्चर के टाइम ही वो पूरा वो चैप्टर होने के बाद उससे बेस्ड बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हमसे सॉल्व वहीं पे करा लेते थे। घर जाके भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी मैं देख लूँ तो भी मुझे वो बहुत हो जाता है। अरे मेरे दिमाग में सिर्फ 2 सवाल है कि जो अभी 10th में है, 10th पास आउट करने के बाद जो 11th में आएंगे उनको तो नीट एग्जाम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? एक ये, दूसरा जो अभी करंट 11th में है, कुछ करंट 12th में है, वो कुछ मिस्टेक्स कर रहे होंगे, किस तरह का मिस्टेक्स आपको लग रहा है वो करते हैं और उसके लिए क्या आपके पास सोल्यूशन? सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स अभी न्यूली 11th में एडमिशन लेंगे उनके लिए ये जर्नी बहुत अलग रहेगी, बिकॉज 1st से 10th तक उन्होंने जो भी एग्जाम्स दिए वगैरह, उन एग्जाम्स से नीट बहुत डिफरेंट है, ये माइंड में उनको पहले तो डालना चाहिए। अब मैं पूरे नीट के प्रिपरेशन के ड्यूरिंग सारे एडवाइस तो मैं अभी नहीं दे सकी, बिकॉज अभी आप न्यू हो, आपके लिए ये सारी चीजें बहुत नई रहेंगी। मैं बस एक ही आपको बताना चाहूंगी कि आपको 8 आवर्स पढ़ने की आदत तो सबसे पहले डालनी चाहिए, बिकॉज अगर आप 8 आवर्स नहीं पढ़ सकते तो ये एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फिट इन योर माइंड कि आपको 8 आवर्स स्टडी तो दिन में करनी ही चाहिए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को अभी बोर्ड्स के टाइम मींस 12th में बोर्ड्स एंड एंट्रेंस को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसका मेन रीजन ये है कि वो लोग 11th में बहुत ज्यादा ऐसे ही कैजुअली ले लेते हैं नीट एग्जाम को वगैरह, एंड मोस्ट ऑफ बैकलॉग्स रखते हैं, इसके लिए उनको ये मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। आई वुड सजेस्ट कि 11th में ही डे 1 से आपको सारे जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे उससे रिलेटेड उसी दिन सारा कवर कर दो, एंड ऐसे ही आप करते रहोगे देन कोई बैकलॉग रहेगा नहीं। एंड तो भी अगर बैकलॉग रहा देन यू मस्ट ऐड एक्स्ट्रा 1 आवर, नहीं तो फिर और एक्स्ट्रा 2 घंटे वगैरह दो, एंड वो बैकलॉग पहले कंप्लीट 2 घंटे कैसे दे आ रहे हैं? मतलब वीक में दे 2 घंटा कि हर दिन में दे? इट डिपेंड्स ऑन कि आपका बैकलॉग कितना है। अगर वो थोड़ा सा है बैकलॉग तो एक दिन में कवर हो जाता है, तो वो आपको कवर करना चाहिए। नहीं तो बैकलॉग करने के चक्कर में जो प्रेजेंटली जो टॉपिक्स चल रहे हैं उससे मीन्स माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, वो भी आपका चलते रहना चाहिए एंड बैकलॉग्स भी कवर होते रहने चाहिए। अगर ज़्यादा बैकलॉग रहेगा तो पूरा वीक दोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि बैकलॉग के लिए ज़्यादा टाइम दो, पूरा वीक लोगे तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा करते कंप्लीट हो जाता है। ऐसे आप वो कंप्लीट कर सकते हो। आनंद कोचिंग क्लासेस के बारे में आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो? आई वुड रिकमेंड कि आपको आनंद कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज पर्सनली मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यहाँ पे आपको क्वालिफाइड टीचर्स मिलते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है,
एंड ऑल्सो आपके जो भी डाउट्स रहते हैं वो क्विकली सॉल्व करने के लिए टीचर्स हमेशा रेडी रहते हैं। सो बस और क्या चाहिए आपके स्टूडेंट के लिए। अरे आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दिया है इस इंटरव्यू के जरिए, और मुझे भी पर्सनल लेवल पे बहुत सारा मोटिवेशन मिला है। मैं चाहता हूँ अभी आप फ्यूचर में ऐसे ही मोटिवेट करते रहो आने वाले जो भी न्यू नीट एस्पिरेंट्स होंगे, और ऐसे मुझे भी पर्सनल लेवल पे मोटिवेट करते रहो। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए। जर्नी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ग्रो करते रहो। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।